हेलो एवरीवन, आई होप आप अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं रोहित सिंह आज की अपने इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं सेट थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन, समुच्चय चैप्टर जो है उसके बारे में जानकारी लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका होगा आज डे 1 यानी आज होगी पहली क्लास। तो दोस्तों, अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप क्लास 11th और 12th के अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि आपके मैथमेटिक्स सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेट्स, जिसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिल जाते हैं और आपको IIT JEE के पेपर्स में भी इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक का प्रयोग कई सारे अदर टॉपिक्स में भी होता है, जस्ट लाइक रिलेशन एंड फंक्शन, आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स हो गया, वहां पर भी इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट लॉजिक्स का यूज किया जाता है। तो आज के छोटी सी क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। सेट्स होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं सेट्स, उनको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, किन किन तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और उनके बीच में यूज किए जाने वाले सिंबल्स क्या होते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी यानी समुच्चय के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेट्स के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, सेट अर्थात समुच्चय के बारे में, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि आखिर सेट होता क्या है, सेट कहते किसे हैं। ठीक है, तो जॉर्ज कैंटर एक मैथमेटिशियन थे जिनका बर्थ 1845 में हुआ। उन्होंने सेट थ्योरी के बारे में अपनी अवधारणा दिया, अपने विचार दिए और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कई सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, मतलब ऐसी चीजें हैं जिसको वेल डिफाइंड मतलब जिनको परिभाषित किया जा सकता है, उन परिभाषित चीजों का जो युग्म है, जो संयोजन है, जो ग्रुप है, जो कलेक्शन है, उसको कहा जाता है सेट्स। दैट मीन अ सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। तो पहले हमारे दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आखिर ये वेल डिफाइंड जो वर्ड है ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है दोस्तों कि जो चीज आपके लिए है वही चीज सबके लिए हो, मतलब सेम डेफिनेशन, सेम एग्जांपल सबके लिए सत्यापित होता हो। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजी के अल्फाबेट्स, अब मेरे लिए भी अंग्रेजी के अल्फाबेट्स A से Z तक हैं 26, आपके लिए भी 26 है, किसी और के लिए भी 26 होंगे। हाँ, बशर्ते वो आदमी मंगल ग्रह या प्लूटो ग्रह का नहीं होना चाहिए, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे कुछ और चलता हो। ठीक, फिलहाल जीवन है कि नहीं उसी का सत्यापन हो जाए पहले। तो वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए वही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात करता हूं, नेचुरल नंबर की बात करता हूं, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 होती हैं इनफाइनाइट तक, वो मेरे लिए भी होंगी, आपके लिए भी वही होंगी, सबके लिए वही होंगी। तो इस तरह का जो कलेक्शन है, इस तरह के एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का, नंबर का, संख्याओं का जो ग्रुप, जो कलेक्शन होता है, इसी को दोस्तों हम लोग समुच्चय अर्थात सेट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वेल डिफाइंड वर्ड समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम जैसे यहां पर हम कुछ उदाहरण लें, जैसे विषम प्राकृतिक संख्याएं, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर जैसे हो गया 1 3 5 7 ऐसे इनफाइनाइट तक, ये वेल डिफाइंड है। ये भी क्या हो गया आपका, इनका जो सिलेक्शन होगा, जो ग्रुप होगा, उसको हम लोग सेट कहते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है, यानी अगर मुझे इसको यूज लिखना हो तो मैं लिखूंगा 1 3 5 से इनफाइनाइट तक। वैसे रिवर हो गया, इंडिया की जो रिवर्स है, भारत की नदियां, भारत में सबको पता है कि कौन कौन सी नदियां हैं। अब मेरे लिए भी वही नदियां होंगी, बाकियों के लिए भी वही नदियां भारत में बहती हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कोई और नदियां होंगी और बाकी किसी व्यक्ति के लिए कोई और नई नदी आ जाएगी। तो सारे जो रिवर्स का कलेक्शन है इंडिया में वो सबके लिए सेम है, यानी दैट मींस वेल डिफाइंड है। तो अगर हम सारे रिवर्स का एक कलेक्शन बनाते हैं, गंगा यमुना सतलुज गोदावरी कृष्णा ऐसे करके पूरा जो सेट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी वो भी एक क्या कहलाएगा, सेट। वैसे ही प्राइम फैक्टर ऑफ 20, अब जैसे देखो 20 के गुणनखंड लिखे जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएंगे 2 और 5, 20 2 से कटता है, 5 से कटता है, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मैं। कटने को तो ये 4 और 10 से भी कटता है, बट वो प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये भी हमारा एक सेट है, वेल डिफाइंड है कि 20 के केवल 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 5। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन का मतलब रूट्स, एक्स की वैल्यू, उसको अगर मैं निकालूं तो देखो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। इसको आप ब्रेक करोगे 3x माइनस 2x प्लस 6 में,
फिर आप यहां से x कॉमन लोगे, x माइनस 3, यहां से आप 2 कॉमन लोगे, x माइनस 3, आपके पास दो फैक्टर निकल के चले आएंगे एल्जेब्रिक फैक्टर, x माइनस 3 और x माइनस 2, दोनों को जीरो करेंगे, x का मान आ जाएगा 3 और आ जाएगा 2। तो ये जो x का जो मान आया है, अगर मैं इस मान को सेट की फॉर्म में ऐसे लिखूं, ठीक है, x बराबर, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा, क्योंकि एक वेल डिफाइंड है। अब मैं चाहे इसका रूट निकालूं, चाहे आप इस समीकरण का मूल निकालिए, रूट निकालिए, वो सेम ही आने वाला है 3 और 2। तो यही जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को सेट्स अर्थात समुच्चय कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेट क्या है। सेट इज नथिंग, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सेट के बारे में क्या होता है ये तो हमने जान लिया। अब जैसे मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के लिए पर्टिकुलर सेट्स का यूज किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के लिए, नेचुरल नंबर के लिए एक सिंबल यूज करते हैं n, और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो यह हमारा क्या हो गया, सेट। मैथमेटिक्स में प्राकृतिक संख्याओं के लिए नेचुरल नंबर के सेट्स को प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए n का यूज किया जाता है। वैसे ही पूर्णांक, इंटीजर, अब इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए, उनके लिए z का यूज किया जाता है। वैसे ही q यूज किया जाता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं के लिए जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, उन संख्याओं के सेट के लिए, ग्रुप के लिए q सिंबल यूज किया जाता है। सिमिलरली r यूज किया जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का जो सेट होता है उसके लिए सिंबल r का प्रयोग होता है। सिमिलरली z प्लस जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, और q प्लस जो होता है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, मतलब जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं उनके लिए q प्लस सिंबल का यूज किया जाता है। और वैसे ही r प्लस का यूज किया जाता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए r प्लस का यूज किया जाता है। तो गणित में हमारी जो मैथमेटिक्स है उसमें जो संख्याएं होती हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, पहली क्लास में जब हम लोगों ने मैथ शुरू किया था तो वहां पे जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स पढ़ा था, नंबर ट्री पढ़ा था, तो इन नंबर्स के बारे में देखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल, रेशनल, इरेशनल, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो उनमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दिया गया है उस सेट्स का, इन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बारे में यहां थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, जो आगे क्वेश्चंस में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए आपको यूज करने को भी आपको मिलने वाले हैं। अब सेट की तो बात हो गई कि सेट होता क्या है। अब सवाल होता है कि सेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने का। अगर मेरे पास सेट में कई सारी चीजें हैं, समुच्चय में चीजें हैं, तो उसका नोटेशन क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सेट में, सेट थ्योरी में, समुच्चय में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्मेट का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला फॉर्मेट होता है रोस्टर या टेबुलर नोटेशन। जैसे इस फॉर्मेट में हम नंबर्स को कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करना है, नेचुरल नंबर को, तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करूंगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये जो लिखने का तरीका है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट्स को लिखने का जो तरीका होता है वो हमारा कहलाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म। जैसे मान लीजिए मेरा एक सेट ए है, वो सेट है n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर सेट है, जहां पर इंप्लॉइज दैट n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर मैं a को डिफाइन करूंगा यहां पे, तो n प्राकृतिक संख्या यानी n का मान क्या होगा, 1, ठीक है। n का मान क्या होगा हमारे पास, स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से होगी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं n की वैल्यू 1 लेकर शुरू करूं, तो 1 रखूंगा तो मेरे पास पहला नंबर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। नेचुरल नंबर 2 रखूंगा तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 रखूंगा तो 9, ऐसे ही सो मेरे साथ बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग डेटा लिखते हैं, इस डेटा के रिप्रेजेंटेशन के इस फॉर्मेट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर नोटेशन सेट में। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल वाइज में थोड़ा सा और क्लियर करूं आपको, तो जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। मुझे इसका जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, या टेबुलर फॉर्म में।
तो पहले अगर मैं इस द्विघात समीकरण को हल करूं, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन होगा, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर निकल के चले आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, x प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का मान मिलेगा 2 और एक मान मिलेगा 1, माइनस 2 एंड 1। तो मैं इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 2। ठीक है, तो ये जो लिखने का तरीका हो गया हमारे इस इंफॉर्मेशन को, इस वेल डिफाइंड डेटा को करली ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा कहलाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में आपका कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर का मतलब आप 1 माइनस 2 भी लिख सकते हो, माइनस 2 1 भी लिख सकते हो, मतलब इसमें कोई सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है। और यहां पे जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, यानी जो यहां पे आप एलिमेंट्स अंदर जो चीजें लिखने वाले हो, जैसे मैं यहां पे रूट्स लिख रहा हूं, तो वहां पर एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। जैसे मान लो मैंने कोई इक्वेशन सॉल्व की, वहां x के मान आए 2, 2 एंड 3, तो मैं उसमें लिखूंगा 2 और 3। सिमिलर ऑब्जेक्ट को, सिमिलर एलिमेंट को मल्टीपल टाइम सेट के अंदर नहीं लिखा जाता, एक ऑब्जेक्ट का एक बार ही प्रयोग किया जाता है रिप्रेजेंटेशन में, जब हम लोग बात करते हैं सेट में रोस्टर फॉर्म की। तो आई होप ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको यहां पर समझाया। अब इसमें जो दूसरा फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म होता है दोस्तों जो सेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, किसी भी सेट्स में बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे उस पर। तो बहुत सारा ऐसे तो करली ब्रैकेट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आपके पास कोई वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन है और अगर आप उसको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म में लिख रहे हो, जो रिलेशन उस सेट के सारे डेटा को जस्टिफाई करता है, डिफाइन करता है, तो वो लिखने का जो फॉर्मेट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल दिख रहा है। इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स यानी नंबर है 1, 4, 9, 6, 25 एंड सो ऑन। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं लिखूंगा दोस्तों कि जो सेट ए है वो ए जो है इज इक्वल्स टू, ध्यान से अगर आप देखें तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग यानी एन स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक डेटा जो आपका है वो 16 है। ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये 16 यहां पे थोड़ा करेक्शन क्वेश्चन में, तो ये नेचुरल नंबर का वर्ग लिखा हुआ है। तो मैं लिखूंगा ए इक्वल टू एन स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, जहां पर n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब मैंने इस डेटा को इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में लिखने से क्या हो गया कि मुझे अब सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे में लिखता चलूं तो ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस हमने जो रोस्टर फॉर्म में डेटा था उसको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहलाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ए की वैल्यू होगी एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। और देखो दोस्तों, आपको भी पता है, हमको भी पता है और हमारी पड़ोसन को भी पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर मैं 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, n की जगह 2 रखूंगा 4 मिलेगा, 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25 एंड सो ऑन। तो डेटा को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप सेट थ्योरी में डेटा को रिप्रेजेंट करने का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, तरीका आपको समझ में आ गया होगा, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो। ठीक है, एग्जाम्पल वाइज भी हम लोगों ने दोनों पे बातें की हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। अब देखो यहां पे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है टेबुलेशन फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैं मान लेता हूं ये एक सेट ए है। यहां पे पहला डेटा है 1/2, दूसरा 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। देखो इसके एलिमेंट यहां रुके हुए हैं। तो ऐसा सेट जो होता है जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है, वो फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है। खैर, अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर जो ऊपर वाले नंबर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या है।
तो n अपॉन, और नीचे जो आपका नंबर लिखा है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, ये 1 है तो एक ज्यादा 2 है, 2 है तो एक ज्यादा 3 है, 3 है तो एक ज्यादा 4 है, यानी नीचे का फॉर्मेट क्या है n+1 का। लेकिन यहां पर क्या है, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, n एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि n का मान 1 2 3 4 रखना है, बट प्राकृतिक संख्याएं तो इनफाइनाइट होती हैं। लेकिन हमारे पास यहां सारे इनफाइनाइट टर्म्स नहीं लिखे हुए हैं, हमारे पास जो ऊपर नेचुरल नंबर मैक्सिमम लिखा है वो कितना लिखा है 6। तो हम यहां पे लिखेंगे n इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 6, जहां पर n का मान क्या है 6 से क्या है छोटा नंबर है, यानी n नेचुरल नंबर तो है स्मॉल n, बट उसकी वैल्यू हम 6 से बड़ी यूज नहीं कर सकते। अगर हम 7 यूज कर देंगे तो 7/8 हो जाएगा, जो कि सेट का एलिमेंट नहीं है। 1 रखेंगे तो 1/2 मैच करेगा, 2 रखेंगे 2/3 मैच करेगा, 3 रखेंगे 3/4 मैच करेगा। ये लिमिटेड डेटा है, फाइनाइट सेट है, तो यहां पर आपको ये लिमिट भी लगानी पड़ेगी कि आप n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो। मैंने n लिखा है, आप इसकी जगह a b c कुछ भी लिख सकते हो, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा और n लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 6, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस सेट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप ये दोनों एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे। एग्जांपल से, दोनों एग्जांपल से आपको इस चीज को लिखने का पैटर्न तरीका भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे सेट्स। देखो सेट में जो होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सेट्स को और भी कई तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आता है सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के बिहाफ पर, यानी सेट में कितने ऑब्जेक्ट हैं उसके आधार पर। अगर किसी भी सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस सेट को हम लोग नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर्ली ब्रैकेट, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है, एक सेट तो है बट उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो आपका नल सेट कहलाएगा, और इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है। वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट को फाई से भी डिनोट किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल वाइज मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो एग्जाम्पल वाइज मैंने लिखा, सपोज करो एग्जाम्पल मैंने लिखा x, एक सेट लिखा, सेट लिखते हैं पूरा का पूरा, एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं छोटा सा एक कोई। तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक सेट मैंने लिया a, एक सेट मैंने लिया a, और a क्या है नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर। मुझे एक सेट बनाना है, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो आप कि a इज इक्वल टू एक्स, एक सेट है a इज इक्वल टू एक्स का, जहां पर x क्या है, x एक नेगेटिव नेचुरल नंबर है। अब मुझे इस डेटा को लिखना है। अब आप मुझे बताइए कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो पॉजिटिव होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या आपके पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या जो नेगेटिव है? नहीं है। तो यानी इस सेट का जो एलिमेंट है, जो डेटा है, वो है ही नहीं, कोई डेटा नहीं है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 5। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 5। तो ये हो गया हमारा नल सेट या वॉइड सेट, मतलब ऐसा सेट, ऐसा कलेक्शन डेटा का जहां कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ही नहीं है, उस सेट को नल सेट कहते हैं या वॉइड सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, दूसरा होता है सिंगलटन टेक्स्ट सेट। ठीक है, सिंगलटन टेक्स्ट सेट का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई एक एलिमेंट हो, ओनली एक एलिमेंट, वो हमारा सिंगलटन टेक्स्ट का सेट कहलाता है। ठीक है, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू, एक हमारा सेट है a। a क्या है? सेट है पॉजिटिव रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमें एक सेट लिखना है। मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में डेटा लिखा कि हमारा एक सेट a है। ठीक है, a हमारा एक सेट, ऐसा सेट है जहां पे हमको पॉजिटिव रूट ऑफ क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4।
अब देखो दोस्तों, अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 की वैल्यूज निकालोगे तो आपको +2 भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा, ठीक है। बट हमारा जो सेट है वो केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव रूट्स को। मतलब इसमें हम केवल क्या लिख सकते हैं? ओनली 2। तो अब जो हमारा ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है, या टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आएगा, उसमें केवल एक ही वैल्यू मिलेगी मुझे। क्या मिलेगी? 2। यानी ये मेरे पास एक ऐसा सेट है, एक ऐसा वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन है जहां पर डेटा मेरे पास केवल क्या है? 2। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये आपका इसमें केवल कितने एलिमेंट्स आते हैं? 1। कोई एलिमेंट नहीं, नल सेट, केवल एक एलिमेंट, सिंगलटन सेट कहा जाता है, ठीक। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये क्लासिफिकेशन होता है सेट के अंदर आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बिहाफ पर, कि कितने वेल डिफाइंड एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनके बिहाफ पर यह बात हो गई। आगे क्लासिफिकेशन की बात करूं, आगे टाइप्स ऑफ सेट की बात करूं, ठीक है। तो अगला क्लासिफिकेशन होता है कि अगर आपके पास किसी भी सेट में कोई डेटा नहीं तो वो तो नल सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया। एक डेटा है तो वो सिंगलटन हो गया। लेकिन अगर आपके सेट में एक से ज्यादा डेटा है, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो अगर आपके सेट में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की संख्या एक से ज्यादा है तो उनको दो तरह से और डिफाइन किया जाता है। एक होते हैं फाइनाइट सेट और एक होते हैं इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मेरे प्यारे दोस्तों वो सेट होते हैं जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, जो काउंटेबल भी एक तरह से कह सकते हो, काउंटेबल भी होते हैं। यानी फाइनाइट का मतलब ऐसे है जिनका एंड है, हमें पता है कि यहां पे जाके एंड हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट का एंड नहीं होता, मतलब हमको उनका एंड पॉइंट ही नहीं पता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा ए, पहला एग्जांपल मान लो एक सेट है ए, और ये सेट है इवन नंबर लेस देन 50। अब आपको इवन नंबर लेस देन 50 लिखना है, तो पहला इवन नंबर होगा 2, 4, 6, ऐसे करते करते आखिरी इवन नंबर आपको क्या होगा? 48। लेस देन 50 बोला है, मतलब 50 से कम, तो 50 से कम क्या होगा? 48। तो ये देखो, ये हमारे पास वेल डिफाइंड है और साथ में ये फाइनाइट है। आखिरी डेटा हमको पता है 48 आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ डेज इन अ वीक, अब आपको पता है दिन में, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। तो 7 है, वेल डिफाइंड है, फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं, एंड पता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। सिमिलरली अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं 1 से लेके 100 तक, तो मान लो एक सेट है आपका बी। अब प्राइम नंबर की बात कर रहे हो तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 1 इज नादर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है। उसके बाद 3, 5 एंड सो ऑन चलेगा आपका। और 100 के पहले, चूंकि 100 के पहले लेने हैं, तो 100 के बीच में आपके पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो डिफाइंड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है, अगर आपके सेट्स में जितने भी ऑब्जेक्ट लिखे जा रहे हैं उनको उनकी काउंटिंग या उनका एंड फाइनाइट है, मतलब पता है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट। बट जिनका कोई एंड ही नहीं है, जो रुकेंगे ही नहीं, एंड ही नहीं है, तो जब एंड ही नहीं है तो आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते। ऐसे वेल डिफाइंड डेटा के कनेक्शन को हम लोग, कलेक्शन को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट होता है वो 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। अब आप इसके डेटा काउंट नहीं कर सकते, आपको इसका एंड नहीं पता, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। सिमिलरली सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर तक का स्क्वायर आएगा। तो यह भी एक एंड वाला डेटा नहीं है, हमारे इतने एलिमेंट्स नहीं है जिनका एंड हो, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर आप लिखते हुए चले जाओ तो वो आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। इवन अगर मैं आपको 2 और 10 के बीच में भी बोलूं कि बताओ कितने रेशनल नंबर है, तो उनका भी एंड नहीं है, क्योंकि किसी भी दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपके हो गए इनफाइनाइट सेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको सेट को लिखने का तरीका बताया, सेट क्या होता है वो बताया, और सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी नंबर के आधार पर कैसे उनको बांटा जाता है वो बताया। अगर कोई एलिमेंट नहीं, नल सेट या वॉइड सेट। एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट, ठीक है। एक से ज्यादा एलिमेंट है बट एंड संभव है, गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है, काउंटेबल नहीं भी हो बट एक लिमिटेड दायरे के अंदर है, फाइनाइट रेंज के अंदर है, तो उनको फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब जिनका एंड ही नहीं है, ना ही कोई एक दायरा है,
अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज, इनके मान के आधार पर। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, तो बात करेंगे, देखो अगला होता है इक्विवेलेंट सेट और दूसरा होता है इक्वल सेट। ये भी सेट के एलिमेंट के बिहाफ पर डिफाइन किए जाते हैं कि सेट में एलिमेंट कितने हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा ए, जिसके एलिमेंट मैंने लिखे ए बी सी डी, इसमें 4 एलिमेंट है, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब मैंने दूसरा सेट लिखा एक बी, जिसमें एलिमेंट है ई एफ जी एच। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से बात को समझिएगा, इस सेट्स के अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं 4, एलिमेंट्स हैं 4। इस सेट के अंदर भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं 4, एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो ऐसे दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसके अंदर आने वाले जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हैं, वो इक्वल नंबर्स में हैं, देखो दोनों में 4-4 हैं, तो ऐसे सेट्स को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में एलिमेंट्स का सेम होना कंपलसरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक। जैसे एग्जांपल आपके सामने है। दूसरा जो होता है वो होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है? सेट हूबहू एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा ए, इस सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी और आर। आपने एक सेट लिखा बी, इस सेट में भी एलिमेंट आपने लिखे ए बी और आर। देखो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मान लो ए बी और आर लिख दिया मैंने, आप आगे पीछे लिख दो, ऑर्डर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा सेट जिसके दोनों सेट्स के एलिमेंट हूबहू एक ही हो, भले ही आगे पीछे लिखे हो, उनके लिखने का ऑर्डर कैसा भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है और एकदम एलिमेंट हूबहू एक जैसे ही दोनों में है, तो वह आपका कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों इक्वल सेट। इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, और उस सेट के एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे एकदम हूबहू, तो वो आपका इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे मुझसे किसी ने पूछा बताइए आपके 2 फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम क्या है, तो मैंने बोला कैटरीना और करीना। मेरे दोस्त से पूछा गया बताइए आपके 2 फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम क्या है, उसने भी बोला कैटरीना और करीना। तो उसके भी दोनों एलिमेंट, मेरे भी दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल सेट्स हो गए। लेकिन अगर मैं बोलता कैटरीना और करीना और मेरा दोस्त बोलता कि करीना और दीपिका, तो ये इक्वल सेट नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन भी सेट का आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स भी क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आगे विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, अगले स्टेप्स की तरफ बात करेंगे। तो अगला सेट, अगला जो आता है हमारे पास दोस्तों, वो आता है सबसेट। अब देखो सेट क्या है, टाइप ऑफ सेट क्या है, एलिमेंट्स क्या है, वेल डिफाइंड क्या है, नल, सिंगलटन, हर चीज की बात कर ली। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, मैंने एक सेट लिखा ए बी सी। एक सेट है मेरे पास एक्स ए बी सी, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब किसी भी सेट से आप जितने और छोटे छोटे सेट्स बना सकते हो, और कितने सेट्स बना सकते हो उसके एलिमेंट्स का प्रयोग करते हुए, किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स का प्रयोग करते हुए आप और जितने और सेट्स बना सकते हो, और जितने वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आप बना सकते हैं, उसी को सबसेट कहा जाता है। तो अगर मैं इसका दोस्तों सबसेट बनाऊं तो याद रखिएगा, किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट क्या होता है? नल सेट यानी 5 सेट। ये तो एक होगा ही होगा, तो आप इसको करली ब्रैकेट खाली लिख दो या आप इसको 5 लिख दो। एक सेट हमारा ये बन गया। एक सेट हमारा बन गया, हमने बस एलिमेंट ए को यूज किया, सिंगलटन। सिंगलटन एक और बन जाएगा बी, एक और सिंगलटन सेट बन जाएगा सी। 3 सिंगलटन बन गए, एक नल सेट बन गया। अब अगर मैं दो को कंबाइन कर लूं तो एक बनेगा ए बी, एक बन जाएगा मेरे पास सेट बी सी। सेट है तो याद रखना करली ब्रैकेट तो लगाना जरूरी है, और एक सेट बन जाएगा मेरे पास ए सी, ठीक है।
अब हो सकता है कुछ लोग चमत्कारी लोग के दिमाग में ऐसा भी ख्याल आ रहा हो कि सर एक सेट आपने BC बनाया है तो एक सेट CB भी तो बनेगा। मैंने अभी अभी बताया आपको, पूरा क्लियरली बताया कि एलिमेंट के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने AB ले लिया तो BA कंसीडर नहीं होगा। तो देखिए आपके पास टोटल कितने सेट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट जो खुद ही है, हर सेट खुद का एक सबसेट भी होता है। तो एक आपका सेट सबसेट हूबहू वही सेट होगा जिससे आप सबसेट बना रहे हैं। तो ये जो मेन सेट था, इस सेट को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट, और इस सेट के एलिमेंट से आपने जितने सेट बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सबसेट्स बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि X के कुल कितने सबसेट्स होंगे, तो मेरे पास सबसेट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट होंगे। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि नल या वॉइड सेट हर सेट का एक सबसेट होता ही होता है। अब कभी भी आपसे अगर नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ लिए जाएं, बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो उसको निकालने के लिए याद रखिएगा एलिमेंट, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कर दोगे तो आपको टोटल सबसेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप कर दोगे तो आपको टोटल सबसेट्स पता चल जाएंगे कि इस सेट से इस आपका जो सुपर सेट है उससे आप टोटल कितने सबसेट्स बना सकते हो। जैसे मुझसे अगर पूछा जाता बताइए इस सेट से आप टोटल कितने सबसेट्स बना सकते हो, तो इस सेट्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते, 8 हो जाते हैं। और वो 8 सबसेट्स आपको दिख रहे होंगे, यहां एग्जांपल वाइज आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सुपर सेट। सुपर सेट जो मेन सेट होता है उसकी हेल्प से आप जितने और सेट्स बना सकते हो, जिसमें आपका नल सेट भी है, सिंगलटन भी है, और बाकी जितने भी आप सेट्स बना सकते हो उसमें ये सेट भी आपका इंक्लूडेड है। तो ये आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहलाते हैं सारे के सारे सबसेट्स। और कभी भी अगर आपसे पूछ दिया जाए नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, तो किसी भी सेट्स के जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं 2 की पावर उतना ऑब्जेक्ट कर दीजिए नंबर ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये एलिमेंट्स, तो आपको पता चल जाएगा टोटल सबसेट्स कितने बनने वाले हैं। तो आई होप आपको सबसेट्स का भी लॉजिक क्लियर हो गया होगा और आपको यह भी समझ में आ गया होगा सुपर सेट किसे कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल के बीच में आपको डिफरेंस समझना होगा। पहला सिंबल होता है कुछ ई जैसा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और याद रखिएगा इसका प्रयोग सेट के लिए नहीं होता, इसका प्रयोग केवल एलिमेंट्स के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सेट हमारे पास है ए बी सी का, ठीक है, ए बी सी का, तो मैं बोलूंगा ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए बिलोंग्स टू ए। यहां पर जो ए है वो, ये जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए के अंदर है। चलो मैं नाम अलग कर देता हूं, थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है, इसको एक्स ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू एक्स, मतलब ए जो है इसका मतलब होता है जो ए है वो एक्स का क्या है, एक एलिमेंट है, एक्स का क्या है, एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बिलोंग्स टू एक्स तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेट है। बिलोंग्स टू सिंबल का यूज सेट के लिए नहीं होता, केवल किसके लिए होता है, एलिमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, मतलब उस सेट के अंदर जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स हैं वो अगर उस सेट के अंदर है तो हम इस बिलोंग्स टू सिंबल का यूज करते हैं। मैं आपको इन दोनों सिंबल के बीच में डिफरेंस बता रहा। जबकि ये जो दूसरा सिंबल है ये होता है सबसेट का। अब मान लीजिए अगर मैं आपको लिख रहा हूं जैसे मैंने इससे सबसेट बनाया, अब देखो आपको पता है इसके कई सारे सबसेट्स बनेंगे, इसमें बहुत सारे सबसेट बनेंगे, तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, इसमें बहुत सारे बनेंगे। एक तो 5 भी बनेगा, एक सेट ए भी बनेगा, एक बी भी बनेगा, ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे एंड सो ऑन। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ए, तो ये जो ए है, अब देखो इसमें कर्ली ब्रैकेट लग गया, मतलब ये सेट है और ये इस सेट का जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आ रहा है। तो ये चूंकि पूरा का पूरा सेट है तो हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे और ये सिंबल कहलाता है सबसेट। तो इसको कहा जाएगा
स्मॉल ए, ये जो सेट है स्मॉल ए का, इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये सिंबल होता है सबसेट के लिए और ये सिंबल होता है बिलोंग्स के लिए। बिलोंग्स केवल एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो उसके अंदर तत्व आ रहे हैं, जो भी आपके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए, जबकि ये सबसेट्स के लिए सिंबल यूज किया जाता है। दोनों सिंबल में डिफरेंस याद रखिएगा। सेट में कभी भी आप इसका यूज नहीं कर सकते, और कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी एक सेट भी एलिमेंट की तरह प्रयोग हो जाता है, तो फिर वहां पर बिलोंग्स टू का यूज किया जा सकता है। ठीक, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर थोड़ा समझाऊं, एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज करो मैंने एक डेटा ले लिया, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है P, और इस P के जो एलिमेंट्स हैं वो है A, B, R और S। देखो इस सेट के अंदर भी एक सेट है ये R, S, तो ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, यह एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। तो मैं प्यारे दोस्तों आपसे कह सकता हूं कि A बिलोंग्स टू P, ये सही है क्योंकि A एलिमेंट है। मैं लिख सकता हूं आपका, मान लो सपोज करो मैंने लिखा सेट B बिलोंग्स टू P, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये सेट B इसका B एलिमेंट है बट सेट B एलिमेंट नहीं है। तो जब सेट है आपका, जो सेट की फॉर्म में जो B है करली ब्रैकेट के अंदर, वो इस पूरे सेट का एक सबसेट होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह अगर मैं ये लिखूं तो ये सही हो जाएगा कि B करली ब्रैकेट B इज अ सबसेट ऑफ P। ये चीज सही है। बिलोंग्स टू यूज किया जाता है केवल किसके लिए, केवल एलिमेंट्स के लिए। लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट की फॉर्म में है, तो अगर मैं इस पूरे एलिमेंट को लिखूं, अब आपको देखने से लग रहा होगा कि ये सेट है, बट ये पूरा सेट एज अ एलिमेंट एक्ट कर रहा है, एज अ एलिमेंट है, इस सेट का पार्ट है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बिलोंग्स टू P, और ये क्या होगा हमारा सही, क्योंकि ये जो सेट है वो इस पूरे P जो हमारा सुपर सेट है उसका एक क्या है, एलिमेंट है। तो कहने का मतलब यह है किसी सेट के अंदर अगर कोई सेट आ रहा है तो हम उस सेट को एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे और वहां पर बिलोंग्स टू सिंबल का यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट से हम सबसेट बनाएंगे तो सबसेट के साथ बिलोंग्स टू सिंबल का यूज नहीं कर सकते। सबसेट के साथ हम केवल किसका यूज करेंगे, सबसेट सिंबल का ही यूज करेंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, इन दोनों सिंबल्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज की छोटी सी क्लास में दोस्तों मैंने आपको बताया कि सेट थ्योरी, सेट होता क्या है, सेट में एलिमेंट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, सेट को नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से कैसे कैसे बांटा गया, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन क्या होता है, नल सेट क्या होता है। उसके साथ साथ मैंने आपको सिंबल्स के बारे में बताया, रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताया, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर या टेबुलेशन फॉर्म क्या होता है, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सबसेट्स के बारे में बताया, और ये भी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया आपका डिफरेंस, बताया बिलोंग्स टू और सबसेट के सिंबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके साथ पावर सेट और बहुत सारी चीजें और होती हैं जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज की छोटे से वीडियो में हम इतना रखते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ऐसे ही छोटे से वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।